गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो कल हमने जो टॉपिक करा था उसी का सेकंड पार्ट है। कल अपना टॉपिक आधा रह गया था तो उसी का पार्ट है ये। हम कल पढ़ रहे थे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे हम कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर के अंदर, जिसमें से हमने कल 2 पढ़ ली थी। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ी थी। आज हम जो पढ़ेंगे वो 2 फोर्सेस पढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक्चुअली हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही पढ़ेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा कुछ भी, क्योंकि वो अपना टॉपिक नहीं है। वो केवल आपको नाम याद रखना काफ़ी है, वो अभी आपको डिटेल में समझ में नहीं आएगा। वो एक्चुअली में एमएससी के अंदर आता जाके, ना वो 11th में आता, ना 12th में आता, ना बीएससी के अंदर आता, ना बीटेक के अंदर कहीं नहीं आता। वो जाके एमएससी के अंदर जाके आता, बहुत हाई लेवल के ऊपर, तो उसका कोई यूज़ भी नहीं है, तो इसलिए मैं उसको नहीं समझाऊंगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती क्या है। बेटा मैं आपको एक सिंपली बात बताता हूँ, देखो समझना एक बार ध्यान से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती क्या है। ये अपना न्यूक्लियस है, हमें पता है इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स लाई करते हैं। ये प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है, प्रोटॉन्स हैं, साथ साथ हैं प्रोटॉन के साथ साथ में इसके अंदर हैं क्या, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों कंबाइन फॉर्म के अंदर बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियन बोलेंगे किसको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को, मतलब जो भी पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लियन है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, मुझे एक बात बताओ, एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर की फोर्स है। आप एक सिंपली बात समझो, ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है यहाँ पे, क्या ये सारे एक दूसरे को रिपेल करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करें, मान ले ये जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, ये एक दूसरे को रिपेल करें, दूर भेजें एक दूसरे को, मान लिया अभी 50 न्यूटन की फोर्स लगा के एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर ये रिपेल करते हैं तो इनके बीच का गैप बढ़ना चाहिए, लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा, तो एक तरीके से ये क्या होंगे, एटम से बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स को नेग्लेक्ट करती है, काउंटर करती है, इसके इफेक्ट को, इस रिपल्सिव फोर्स के इफेक्ट को खत्म कर देती है। तो वो जो फोर्स है ना, जो इन न्यूक्लियंस को बाइंड करे रखती है, इन न्यूक्लियस को दूर जाने से रोकती है, वो फोर्स एक्चुअली कौन सी है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को जब हम डिफाइन करते हैं ना, एक्चुअली में है क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये होते बेटा द फोर्स दैट बाइंड द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स टुगेदर, प्रोटॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस। मतलब वो फोर्स जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बाइंड करती है ना, बांधे रखती है, दोनों को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करे रखती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं। ये न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लगती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगती है। तीनों के बीच में ये फोर्स लगती है। और ये जो फोर्स होती है, ये फोर्स मोस्ट ऑफ द केसेस, ये जो फोर्स लगे ना प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, ये अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अट्रैक्टिव नेचर होता है इस फोर्स का। किसका, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स का। हालांकि ऐसा नहीं कि हमेशा ये अट्रैक्टिव होते हैं, रिपल्सिव भी होते हैं, वो आपको बताऊंगा मैं। लेकिन एक बात समझो, देखो यहाँ पर ये प्रोटॉन, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो अपने पास ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर है, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर है। तो ये प्रोटॉन इसको रिपेल करेगा, ये प्रोटॉन इसको रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों को दूर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगी उसको मैं क्या बोल दिया, मैंने Fe बोल दिया। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी, चार्ज के बीच में। कल पढ़ा था हमने, 2 चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं।
रिपेल करें तो दूर दूर जाएंगे, लेकिन ये दूर दूर जाते नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैंने आपको बताया कि इन दोनों प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स तो है, साथ में इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स भी है। और वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक खींचती, इन दोनों को दूर जाने से रोकती है। वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है जो इन न्यूक्लियॉन्स को दूर जाने से रोकेगी, इन न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करे रखेगी, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलेंगे उसको। और इसका नेचर कैसा होता है? अट्रैक्टिव। हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता, वो भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ केसेस में रिपल्सिव भी होती है। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये केवल प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में नहीं है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी है। बेसिक काम क्या है इस फोर्स का? ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को बाइंड करती है टुगेदर, मतलब इकट्ठा बांधे रखते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ताकि न्यूक्लियस अनस्टेबल ना हो। ठीक है बेटे। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों प्रोटॉन, जिस तरह ये प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है, तो इनके बीच में लगने वाले जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो क्या होती है? वो अट्रैक्टिव होती है। लेकिन अगर इनके बीच में डिस्टेंस हम कम कर दें ना, बहुत कम डिस्टेंस इनके बीच में कर दें, कुछ माइक्रोन की, बहुत ही कम डिस्टेंस, तो उस केस में ये दोनों, इन दोनों के बीच में लगने वाले जो न्यूक्लियर फोर्स है वो रिपल्सिव हो जाती है। वो डिटेल में पढ़ेंगे हम, 11th में आएगा, 11th में लास्ट में जाके आएगा, थर्ड लास्ट यूनिट के अंदर, 7th यूनिट के अंदर जाके ये टॉपिक आता है, 6th या 7th यूनिट के अंदर, वहां पर हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ध्यान रखना है इसका नेचर अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव भी नेचर उसका होता है, रिपल्सिव भी होता है। लेकिन रिपल्सिव कब होता है? जब न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं। अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच में गैप ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा। अगर उनके बीच में गैप कम है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में बहुत कम है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जो नेचर है वो रिपल्सिव हो जाएगा। और मैं इसको स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ न्यूक्लियर फोर्स को, ये एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं नेचर के अंदर, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं नेचर के अंदर। चाहे आप उसमें ग्रेविटेशनल लगा लो, चाहे उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा दो, चाहे उसके अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्स बोल दो, इन सभी चारों के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोलते हैं। ये जो फोर्सेस होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती हैं। ठीक है। ये जो फोर्स होंगे बेटा, ये एक तरीके से मैं आपको बता दूं, जो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप समझ लो फिर कितनी स्ट्रॉन्ग होंगी, 10⁻38 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10⁻2 टाइम्स ज्यादा होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10⁻2 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। और न्यूक्लियर फोर्स से भी क्या होती है? 10⁻13 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। मतलब जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होंगे ना, उससे भी 10⁻13 टाइम्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं वीक से। मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये बात ध्यान रखो। और नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। अट्रैक्टिव कब है? जब न्यूक्लियॉन के बीच में गैप ज्यादा है, और जब न्यूक्लियॉन के बीच में गैप कम है तो नेचर कैसा हो जाएगा? रिपल्सिव हो जाएगा। क्या काम है इसका? ये न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करे रखती है, बांधे रखती है। और किसके बीच में एक्ट करती है? ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक्ट करते हैं, चाहे न्यूक्लियॉन्स दोनों प्रोटॉन हो, चाहे दोनों न्यूट्रॉन हो, चाहे एक न्यूट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो। ठीक है बेटे। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज बेटा मैंने आपको बता दी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर की। मैंने बताया बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 10⁻2 टाइम्स ज़्यादा है, वीक न्यूक्लियर फोर्स से 10⁻13 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है। वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेज हैं कि किस में एक्ट करती है? न्यूक्लियस के बीच में एक्ट करते हैं। आपको पता है न्यूक्लियस का साइज कितना है?
हमें पता है एटम का साइज कितना है, एटम बहुत छोटा है, उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, और उस एटम के अंदर भी मोस्टली स्पेस खाली होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस तो और भी छोटा हो गया। अब उस न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, सब न्यूक्लियस पार्टिकल हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं, उनके बीच में फोर्स लगती हैं। तो बहुत स्मॉल रेंज की फोर्स है, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, ये ध्यान रखना। डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द न्यूक्लियॉन्स। मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट करती हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट करती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट करती है, और सेम एक्ट करती है। जितनी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में है उतनी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, उतनी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। इसका मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि चार्ज पार्टिकल कौन सा है, कि पार्टिकल पे न्यूक्लियन पे चार्ज कौन सा है, कि वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है या एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है न्यूट्रल, या दोनों न्यूट्रल है, वो चार्ज पे डिपेंड करती ही नहीं। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया बेटा अट्रैक्टिव फोर्स होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्स मैंने आपको बताया है कि कब होंगे अट्रैक्टिव फोर्स से, जब इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर डिस्टेंस कम हो जाएगी ना तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, रिपल्सिव हो जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन मोस्टली हम बोलते हैं इनका नेचर कैसा है, अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर इनके बीच में सेपरेशन बहुत कम हो जाता है तो उस केस में जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनके बीच में लगने वाली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगी, रिपल्सिव हो जाएगी। पांचवी प्रॉपर्टी बेटा नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव के बारे में आपको बताया, मैंने आपको बताया था कल मैंने बताया था कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती हैं, द फोर्स जिनका वर्क डन, जिनके द्वारा किया गया वर्क डन, वो फोर्सेस जिनके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ फॉलो पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल इस बात पे डिपेंड करता कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, तो वो कंजर्वेटिव थी। नॉन कंजर्वेटिव उसकी उल्टी होती हैं, वो फोर्सेस होती हैं जिन फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ फॉलो पे डिपेंड करता हो। ये डिटेल में पढ़ेंगे आगे, फिलहाल ध्यान रखना केवल नॉन कंजर्वेटिव हो, इतना ही ध्यान रखो बस। फील्ड पार्टिकल मतलब वो पार्टिकल जिन पार्टिकल्स के एक्सचेंज से ये फोर्सेस एक्ट करती हैं। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में पाई मेजॉन पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं। ये एक दूसरे के साथ कुछ पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन पाई मेजॉन पार्टिकल बोलते हैं उन पार्टिकल्स को जो ये एक्सचेंज करते हैं। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में एक्सचेंज होगा, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक्सचेंज होगा, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक्सचेंज होगा, तो उन पार्टिकल्स को पाई मेजॉन पार्टिकल्स बोलते हैं। इनको फील्ड पार्टिकल बोलते हैं। इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज का इन्हीं पार्टिकल के एक्सचेंज की वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज एक्ट करती हैं। तो ये फील्ड पार्टिकल बेटा पाई मेजॉन। ठीक है बेटे, अब है वीक न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ मैंने आपको बताया था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, बस मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। ये नाम की वीक है, वीक होती नहीं है, ध्यान रखना बेटा। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है नाम की वीक है, वीक होती नहीं है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रांग होती हैं। मैंने आपको बताया ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वीक से 10⁻13 टाइम ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशन से इतनी ज़्यादा थी, तो इसका मतलब जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होंगे ना, वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। मतलब फोर्स स्ट्रॉन्ग है ये, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरेटिवली वीक है। तो इस तरह मतलब न्यूक्लियस के अंदर दो फोर्स होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, एक वीक न्यूक्लियर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के कंपैरिजन में इसको वीक बोला गया है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं बताने का इसके बारे में। आगे डिटेल में कभी एमएससी के अंदर आएगा तब अपने आप स्टडी कर लोगे वहाँ पे। ये ना तो 11th के अंदर आता, ना 12th के अंदर आता, ना बीएससी के अंदर आता, ना बीटेक के अंदर आता, ना कहीं भी नहीं आता। आगे जाके उसमें जो हायर ग्रेजुएशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी, वहाँ पे जाके आता है, तब आप इसको पढ़ना वहाँ पे। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है वो, टोटल 4 होती हैं। ग्रेविटेशन,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। आज का जो मेन टॉपिक अपना था क्या था, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ही था बेटा। ठीक है, ये करना बेटा।